सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटलाइजेशन, जो कि एक्चुअली एक इन्वायरमेंटल स्टडीज की जो सीरीज चल रही है हमारी ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, उसका ये पार्ट है। इमर्जेंस ऑफ इन्वायरमेंटलाइजेशन। ओके, तो पहले देखते हैं कि इन्वायरमेंटलाइजेशन होता क्या है। बेसिकली इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर होना, ठीक है, फोकस करना, उस पर स्टडी करना, समझना, इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटलाइजेशन। उसको कंजर्व करने के लिए स्टेप्स लेना, दैट इज व्हाट वी कॉल इन्वायरमेंटलाइजेशन। ओके, इन्वायरमेंटलाइजेशन refers to global awareness and movement that emphasize protecting the environment and using resources sustainably। मतलब कि ऐसी ग्लोबल अवेयरनेस फैलाना और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करना, दिस इज व्हाट वी कॉल इन्वायरमेंटलाइजेशन। ठीक है, ये एक एक्चुअली ग्रेजुअल प्रोसेस था, शुरू हुआ है 20th सेंचुरी के अराउंड। It emerged as response to ecological crisis in 20th century। 20th century में बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल क्राइसिस आने शुरू हो गए थे, तो उसके रिस्पॉन्स में हमने ये इन्वायरमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट निकाला। ठीक है, अभी मतलब की बात होगी। अब आपको एक बार एक लिंक करना जरूरी है पहले की स्टोरी से कि क्यों आया, कैसे आया। सो बेसिकली अराउंड 90th और 20th सेंचुरी हमने देखा, 19th सेंचुरी में क्या गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। इससे पहले की वीडियोस में मैंने पूरा कवर करा है, और अगर आप स्टार्टिंग से ये आई गेस 6th 7th लेक्चर होगा, तो अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको बहुत क्लियर होगा, स्टोरी लाइन आपको सारी समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया 90th 20th सेंचुरी के अराउंड, जिससे बहुत ज्यादा क्या होने लग गया, रिसोर्सेज का डिप्लीशन होने लग गया। ठीक है, रिसोर्सेज डिप्लीट होने लग गए, पॉल्यूशन होने लग गया और पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग गई। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होने लगी इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे बहुत लार्ज स्केल पे हम माइनिंग कर रहे थे, पॉल्यूशन कर रहे थे, एयर वाटर सॉइल सब सब हर जगह हमने गंद मचा रखी थी, जब इन सब चीजों ने लिमिट क्रॉस कर दी थी। ठीक है, फिर हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटलाइजेशन। सो इन्वायरमेंटलाइजेशन में क्या चीजें आती हैं, अब मैं बता ही देती हूँ थोड़ा थोड़ा। सबसे पहली तो हमारी आती है, इसमें एक रिपोर्ट निकलती है विच इज लिमिट्स टू ग्रोथ। ठीक है, इसमें हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और इससे फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। हम जिस तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और चीजों को बर्बाद कर रहे हैं, उस तरीके से क्या होगा फ्यूचर में जाके, क्या रिसोर्सेज बचेंगे, क्या हम जी पाएंगे, नहीं। ये सब हमने इस रिपोर्ट में स्टडी करा था, इट इज अ रिपोर्ट। ठीक है, फिर आता है एक यूएन कॉन्फ्रेंस हुई, स्वीडन में हुई थी आई गेस, और इसमें हमने ये डिस्कशन किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने एनालाइज करी कि क्या क्या चीजें हैं, क्यों हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उससे आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर हमने डिस्कशन किया यूएन कॉन्फ्रेंस में। फिर हमारा रियो समिट। सो बेसिकली रियो समिट में हमने सॉल्यूशन ढूंढा, और वो सॉल्यूशन था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमने सॉल्यूशन निकाला, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं लिमिट्स टू ग्रोथ में जो स्टडी करी है, जिस पर डिस्कशन भी कर लिया, तो अब सॉल्यूशन क्या है इन प्रॉब्लम्स का, राइट। तो वो सॉल्यूशन हमने रियो में एक समिट हुई थी, ये हुई थी 1992 में, और इसमें सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकाला गया, और इसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें निकली थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी डिटेल में। ओके, इसके बाद हम देखते हैं पर्सपेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटलाइजेशन। बेसिकली इन्वायरमेंटलाइजेशन के दो पर्सपेक्टिव हैं, विच इज एंथ्रोपोसेंट्रिक एंड इकोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक मींस ह्यूमन सेंटर्ड। ह्यूमन एंथ्रो, इसका मतलब है ह्यूमन, centric means centered, इसका मतलब है environment,
सेंट्रिक मीन सेंटर। एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या कहता है कि ह्यूमन सेंटर्ड है, जहाँ पे इन्वायरमेंट को बस एक एज अ टूल फॉर इन्वायरमेंट नीड की, ये तो है ही हमारी नीड्स पूरी करने के लिए, इसको तो हम एक्सप्लॉइट करेंगे ही। ठीक है, ह्यूमन के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाता है, ह्यूमन को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, इसी एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू की वजह से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इतना एक्सप्लॉइटेशन हुआ, इतना पॉल्यूशन। राइट। इकोसेंट्रिक व्यू की बात करें विच इज एनवायरमेंटल सेंटर्ड, ये क्या कहता है कि हर तरीके की लाइफ, हर तरीके के इकोसिस्टम की वैल्यू है, हम उसको ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, हमें कंजर्व करना पड़ेगा, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा और सस्टेनेबली डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो पर्सपेक्टिव है, वेरी इंपॉर्टेंट करने हैं। अब जो भी मैंने आपको एक दो चीजें बताई थी जो इन्वायरमेंटलाइजेशन के अंदर हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। और मैंने ये नोट्स प्रोवाइड करे हुए हैं, तो जस्ट रीड देम, दे आर मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है क्लब ऑफ रोमेन लिमिट्स टू ग्रोथ। ये मैंने जो बताया था कि एक रिपोर्ट निकली थी जिसमें बताया गया कि कैसे जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है, राइट, और 100 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे अगर हम उन्हें इसी स्पीड से यूज करते रहे तो। अब देखते हैं क्या कहता है। द क्लब ऑफ रोम The Club of Rome was an international group of scientists, economics, intellectual। ठीक है, ये एक ग्रुप था साइंटिस्ट का, इकोनॉमिक्स का, इंटेलेक्चुअल का, जो कि 1968 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो क्लब ऑफ रोम क्या है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है, 1968 में ये फॉर्म हुआ था ग्लोबल चैलेंजेस को पढ़ने के लिए, उन्हें समझने के लिए, राइट। 4 साल बाद इन 1972 इन्हीं इन्हीं लोगों ने क्या निकाली, एक फेमस रिपोर्ट निकाली जिन्हें कहते हैं लिमिट्स टू ग्रोथ। ठीक है, बेस्ड ऑन कंप्यूटर मॉडलिंग, मतलब कि एनालाइज करके सब चीजें स्टडी करके ये रिपोर्ट निकाली गई। और इस रिपोर्ट ने हमें वार्न करा था दैट अनचेक ग्रोथ इन पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन, रिसोर्सेज कंजम्पशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है ना, वुड लीड टू इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कोलैप्स विद इन 100 years। तो अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल कोलैप्स हो जाएंगे 100 ईयर में, सब खत्म हो जाएगा 100 सालों में, अगर करेक्टिव एक्शंस नहीं लिए गए तो। इट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ अर्थ रिसोर्सेज आर फाइनाइट। इसी रिपोर्ट के थ्रू हमें पता चला था, मतलब ये बेसिकली यहीं से ये टर्म निकली थी और ये चीज हुआ था कि अर्थ के रिसोर्सेज बहुत फाइनाइट है, उसको हिसाब से यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अर्थ रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड कॉल फॉर बैलेंस एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ natural resources. This report often seen as beginning of global concern for environmental limits. यहीं से ग्लोबल कंसर्न वगैरह ये सब शुरू हुआ था, बिगनिंग थी। ओके, सो नेक्स्ट इज यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी ये 1972। जिस ईयर रिपोर्ट निकली थी लिमिट्स टू ग्रोथ, उसी ईयर में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, बेसिकली उस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ही हुई थी। दिस वॉज द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज पे पहली कॉन्फ्रेंस थी ये। तो आपको ये याद करनी जरूरी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट स्टॉकहोम में हुई थी स्वीडन में और 1972 में। ठीक है, इसका स्लोगन था ओनली वन अर्थ। द कॉन्फ्रेंस रिकॉग्नाइज दैट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर ग्लोबल इन नेचर, मतलब ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हर जगह है और ये सबको ठीक करने के लिए हमें इंटरनेशनल कॉपरेशन की जरूरत है, मतलब सब लोगों को कॉपरेट करना पड़ेगा, राइट। It addresses the issues such as pollution, deforestation, human health, ये सारे issues को ये handle करती थी। A major outcome was establishment of United Nation Environment Program। ठीक है, ये UNEP इसका आउटकम था, मतलब इस कॉन्फ्रेंस में ये स्टैब्लिश करा गया था। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से प्रोग्राम था जो इन्हीं चीजों पे फोकस करता था और इनकी अवेयरनेस बढ़ाता था। द कॉन्फ्रेंस ऑल्सो इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वही चीजें कि हमें कैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, ये सब चीजें डिस्कस करी थी, पॉलिसीज बनाई थी। ओके, सो दिस इज यूएन कॉन्फ्रेंस। तो इसमें लिखने को आए तो सबसे पहले तो इसकी लोकेशन कहाँ हुई थी, किस ईयर में हुई थी, ये बताना जरूरी है।
इसका एक स्लोगन है विच इज कॉल्ड ओनली वन अर्थ, ये बताना जरूरी है, इसको मेंशन करना जरूरी है। फिर कौन कौन से इश्यूज ये एड्रेस करती थी, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड ह्यूमन हेल्थ। और इसका एक आउटकम था, मेजर आउटकम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये इसका आउटकम था। और इसमें काफी सारे चीजें इंट्रोड्यूस करी, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये आप पॉइंट्स बना के यार इन पैराग्राफ में ये कुछ चीजें जो आपको मेंशन करनी है। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, VCED, 1987 में, अब देखो इसको हम ब्रुटलैंड कमीशन भी कहते हैं, कहीं ना कहीं सुना होगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने ही इसको सेटअप करा था 1983 में। उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे ये इनके अंडर ये हुई थी। सो एक्चुअली इसमें क्या था, इट रिलीज द लैंडमार्क रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट में क्या था, इस रिपोर्ट में जनरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। ये जो डेफिनेशन है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है, इसको याद कर लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। क्या डेफिनेशन है, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट, ऐसी डेवलपमेंट जो आज की नीड को पूरी करे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड, कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और आज की नीड भी फुलफिल हो जाए। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। द कमीशन हाईलाइटेड इश्यूज, इस कमीशन में क्या क्या चीजें हाईलाइट हुई थी, कुछ इश्यूज जैसे पोवर्टी, इनइक्वालिटी, रिसोर्सेज डिप्लीशन, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, ठीक है, ये सारी चीजें हुई थी। नेक्स्ट आता है हमारा रियो अर्थ समिट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ईयर याद रखना। और ये कहाँ हुआ था, इसको तो नाम से ही समझ के होगे, रियो दे जनेरियो, ब्राजील में हुआ था ये। सो द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं, रियो अर्थ समिट के नाम से, was held in रियो de जनेरियो, ब्राजील में हुई थी। ये बहुत बड़ी गैदरिंग थी जहाँ पे सारे वर्ल्ड लीडर्स आए थे इन्वायरमेंट के ऊपर डिस्कस करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो इसमें आपको एक तो ये डेफिनेशन या इसमें आपको क्या क्या लिखना है, ध्यान से सुनो। कहाँ हुई थी, रियो de जनेरियो में, ब्राजील में। इसको पॉपुलर मतलब ये थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम रियो अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके थे बहुत सारे आउटकम्स, ठीक है, कौन कौन से, वही इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना। एजेंडा 21, ये आएंगे, ये डेफिनेटली आएंगे आपके पेपर में, इफ यू आर ग्रेजुएटिंग, या फिर आप कोई भी पेपर दे रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। UNFCC और CBD फॉरेस्ट, ये चार चीजें हैं, आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। एजेंडा 21 में क्या बोलता है ये, कि एक ग्लोबल एक्शन प्लान, कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव करें 21st सेंचुरी में। 21st सेंचुरी में जहाँ इतना पॉपुलेशन ग्रोथ है, इतनी डिमांड है, उस टाइम पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव करें, ये डिस्कस करा था एजेंडा 21 में। UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ओके। एक्चुअली मैं आपको इनको ना अलग से लिख देती हूँ, पहले ऐसे ही देख लो चलो। इसमें क्या था, इसमें हमने ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ा था। CBD इज कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करो, ये था इसमें। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स में क्या थे, क्या है, कैसे हम सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट करें, ठीक है। तो ये चार चीजें एक बार दोबारा देख लो। पहला था एजेंडा 21, जो क्या कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी, जस्ट कीवर्ड्स में लिख रही हूँ, रिवीजन में इजी होगा। सेकेंड था हमारा UNFCCC, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, यहाँ लिख देती हूँ मैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये थी इसकी फुल फॉर्म, ये याद करनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या एड्रेस करा था, ग्लोबल वार्मिंग,
और ग्रीन हाउस एमिशन को, ग्रीन हाउस गैसेस को बेसिकली इसको एड्रेस करा था। ओके, थर्ड है हमारा CBD, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और फॉरेस्ट प्रिंसिपल में तो बेसिक था कि कैसे हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से करें। आगे बढ़ते हैं, क्या लिख रहा है, द रियो और द समिट ऑल्सो प्रमोट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जैसे कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, intergenerational equity. It marked the turning point where environment and development are linked at highest global level. इसको छोड़ दो, ये वाली लाइन याद रखना, एंड में ये लिखने से काफी अच्छा कंक्लूड होगा ये। तो इट मार्क अ टर्निंग पॉइंट, एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट था, एक बढ़िया टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे एनवायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों लिंक थे। ठीक है, बस ये था हमारा रियो अर्थ समिट। सो ये आपके चारों चीजें थी, दे आर मोर देन इनफ, दीज नोट्स आर मोर देन इनफ, यू जस्ट go through them once and you will able to write anything whichever comes your exam. Okay, so don't need to worry. And yeah, I will come with more videos on such topics, so stay tuned and subscribe to my channel. Okay.